नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल कोटेल स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 के इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है विश्व इतिहास के कुछ विषय उसके अंतर्गत पाठ 2 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक मैप दिया गया आपको। इसमें देखिए कि जो रोमन साम्राज्य है जो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था, तीन महाद्वीपों में जो इस साइड से आपका लगेगा ये पश्चिमी एशिया वाला एरिया है। इसके अलावा ये सारा का सारा आपका यूरोप लगेगा, और इसके अलावा इधर से जो देखेंगे आप मिस्र के साइड वाला जो नील नदी का वाला एरिया है, यह है उत्तरी अफ्रीका। यानी आपका पश्चिम एशिया, यूरोप, अधिकांश यूरोप एरिया और उत्तरी अफ्रीका का थोड़ा सा एरिया, ये सारा का सारा रोमन साम्राज्य इसमें फैला हुआ था। तो बीच में आपका ये भूमध्य सागर पड़ेगा। इसके अलावा ये ईरान वाला एरिया दिया गया, जो हमने लेसन में पढ़ा था कि ससानी वंश जो था वो ईरान में था। तो यहाँ से ससानी वंश शासक करेगा, और जो फरात नदी है वो इनके बीच में सीमा रेखा का काम करेगी। और फरात नदी से जो पश्चिम वाला एरिया, ये सारा सारा रोमन साम्राज्य पड़ेगा, और इधर ससानी वंश पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र जिसको फर्टाइल क्रिसेंट बोलते हैं, उसमें कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो अगर आप इसका मैप देखेंगे तो जो मेसोपोटामिया वाला एरिया यानी दजला और फरात के बीच की भूमि, और इसके अलावा नील नदी वाला एरिया, तो ये आपका पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा यानी जो नील नदी वाला है, ये सारा का सारा आपका उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी फर्टाइल क्रिसेंट में पड़ेगा। तो इसका अ व ब यानी अ और ब इसके दोनों के दोनों आंसर होंगे। तो द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एनल्स का क्या अर्थ है? तो जो प्रतिवर्ष जो वृत्तांत लिखे जाते थे उनको एनल्स बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, पेपायरस के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो रोजमर्रा की जिंदगी में इसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था, ये भी ठीक है। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र, सरकारी दस्तावेज पेपायरस पत्र पर लिखे पाए गए, ये भी ठीक है। पेपायरस पत्र पर लिखी सामग्री को पेपायरोलॉजिस्ट यानी जो पेपायरस शास्त्री है कहे जाते हैं, वो विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए, तो ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी नदी रोमन और ईरानी साम्राज्य के मध्य विभाजन रेखा का काम करती है? तो अभी हमने जिस मैप देखा था तो बात की थी कि फ्रात नदी दोनों के बीच में सीमा रेखा का काम करती थी। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप द्वारा विभाजित है, तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन अलग करता है? भूमध्य सागर। पेपायरस नामक सरकंडा जैसा पौधा जिसे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, मुख्यतः किस नदी के किनारे उगा करता था? तो ये नील नदी के किनारे। रोम साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, रोम साम्राज्य की सीमाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो उसकी सीमाओं की बात कर रहे हैं। तो भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी, रोम और ईरान साम्राज्यों को अलग करती थी, ये बिल्कुल ठीक है। उत्तर में रोमन साम्राज्य की सीमाएं राइन और डेन्यूब दो नदियां थी, वो इसकी उत्तर में रोमन साम्राज्य की सीमा रेखा को निर्धारित करती थी, ये भी ठीक है। और थर्ड ऑप्शन होगा, रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा सहारा मरुस्थल बनाता था, तो ये भी आपका ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, रोमन और ईरानी साम्राज्य के अधिकार वाले भू क्षेत्र को चीनी लोग किस नाम से पुकारते थे? तो चीनी लोग इसको ताचीन बोलते थे। प्रथम रोमन सम्राट कौन था? तो प्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस थे। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में कौन मुख्य खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो इसके जो राजनीतिक इतिहास में मुख्य खिलाड़ी तीन थे, सम्राट, सेना और अभिजात वर्ग, यानी द इसका राइट आंसर हो, यानी उपरोक्त सभी। तो सम्राट, सेना और अभिजात वर्ग, ये तीन मुख्य खिलाड़ी राजनीतिक इतिहास में रोमन साम्राज्य में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अगस्टस द्वारा 27 ईस्वी पूर्व में स्थापित राज्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता था प्रिंसिपेट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 13, रोमन साम्राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की अवधि क्या थी? तो गणतंत्रात्मक शासन जो रोमन साम्राज्य में रहा वो रहा 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 14, ऑगस्टस का अन्य नाम क्या था? तो ऑगस्टस का नाम था ऑक्टेवियन।
जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑगस्टस। रोमन गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक सत्ता किसमें निहित थी? तो ये वास्तविक सत्ता थी सेनेट में। क्वेश्चन नंबर 17, सेनेट के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो नंबर 1, इसमें कुलीन व अभिजात वर्गों अथवा रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन, आगे चलकर इतालवी मूल के यानी इटली मूल के जमींदारों को भी सेनेट में शामिल कर लिया गया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन होगा, सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी और उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था, तो ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, रोमन सेना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था, बिल्कुल ठीक है। रोमन सेना में न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी, ये भी ठीक है। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय था, तो ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, रोमन साम्राज्य की सेना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो रोमन सेना के पास सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी, बिल्कुल ठीक है। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे, ये भी ठीक है। सेनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी क्योंकि वह प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी, तो ये भी ठीक है, इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, रोमन साम्राज्य में शासकों की उत्तराधिकारी परंपरा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंश परंपरा पर आधारित था, बिल्कुल ठीक है। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे वह नैसर्गिक हो अथवा ग्रहण किया हो। उत्तराधिकारी दत्त और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानते थे, यानी दत्तक पुत्र होगा उसको भी शासक बनाया जाता था। थर्ड ऑप्शन होगा, ऑगस्टस ने सहज सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए टिबेरियस को गोद ले लिया था, तो ये भी ठीक है, इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 21, किस रोमन सम्राट ने रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार के लिए एकमात्र अभियान 113 से 117 ईस्वी में चलाया, जिसके द्वारा उसने फ्रात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था? तो ये अभियान चलाया था त्राजान ने। 22, टेसिफून किस प्रदेश की राजधानी थी? तो टेसिफून पार्थियन प्रदेश की राजधानी थी। 23, किस इतिहासकार ने त्राजान के संदर्भ में लिखा है कि फारस की खाड़ी से वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालायित नजरों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा महान होता? तो ये लिखा है कैसियस डियो ने। 24, अपने देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष जो होता है उसको क्या बोला जाता है? गृह युद्ध की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 25, दिनारियस रोम का एक सिक्का होता था, तो ये किस चीज का सिक्का होता था? चांदी का। 225 ईस्वी में उभरने वाला आक्रामक ससानी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये था ईरान से। ईरान की किस शासक ने 60,000 रोमन सेना का सफाया करने तथा रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा करने का दावा किया था? तो ये दावा किया था शाहपुर प्रथम ने। 28, निकटवर्ती पूर्व से क्या अभिप्राय है? तो निकटवर्ती पूर्व जो है वो भूमध्य सागर की पूर्वी इलाका, जो भूमध्य सागर पड़ता है उसका जो पूर्वी इलाका है जिसमें सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया की जो प्रांत है वो रोमन साम्राज्य के हिस्से थे, उसको निकटवर्ती पूर्व बोला जाता था। कौन सा क्षेत्र निकटवर्ती पूर्व से संबंध नहीं है? तो अरब भी था, सीरिया भी था, फिलिस्तीन भी था, तो ब्राजील इसका हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 30, रोमन साम्राज्य की विस्तारवादी नीति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से विस्तार हुआ, बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन, अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया, ये भी ठीक है। दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक फ्रात नदी के पश्चिम में पड़ने वाले राज्यों को हड़प लिया गया, ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले हेरोड के राज्य से प्रतिवर्ष दिनारियस यानी सोने के बराबर आमदनी होती थी, तो कितने दिनारियस? 54 लाख दिनारियस, जो 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर था, तो यानी से कितनी आमदनी होती थी प्रतिवर्ष? 54 लाख दिनारियस के बराबर। दिनारियस नामक सिक्के में विशुद्ध चांदी कितनी होती थी? 4.5 ग्राम। 33, रोमन साम्राज्य के विस्तार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो नंबर 1, इटली को छोड़कर साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बंटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी शताब्दी में अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सारा से फ्रात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था, ये भी ठीक है।
संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक स्थापित अनेक नगरों के माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। ये भी ठीक है, ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। भूमध्य सागर के तट पर स्थापित कौन सा बड़ा शहरी केंद्र रोमन साम्राज्यिक प्रणाली का मूल आधार था? तो कार्थेज भी था, सिकंदरिया भी था और एंटियोक भी था, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। किस रोमन सम्राट ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर नए सम्राट वर्ग के उद्देश्य को सुदृढ़ बना दिया था? तो ये किया था गैलिनस ने। क्वेश्चन नंबर 36, किस रोमन सम्राट ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने तथा इस तक पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी थी ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों में न जाने पाए? तो ये किया था गैलिनस ने। सार्वजनिक स्नान गृह खालिस्तान के शहरी जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये थी रोम की। रोमन साम्राज्य में वर्ष में कम से कम कितने दिन तक कोई न कोई मनोरंजक कार्यक्रम या प्रदर्शन अवश्य होता था? तो साल में कम से कम 176 दिन तक मनोरंजक कार्यक्रम या प्रदर्शन होता रहता था। 39, किस देश के शासक ने सार्वजनिक स्नान घरों को अपने देश में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहां के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा क्योंकि सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था? तो ये ईरान। रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी जिसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी, बिल्कुल ठीक है। स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्र के प्रशासनिक कार्य में सक्रिय सहयोग देते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन, दूसरी तीसरी शताब्दी के दौरान अधिकतर प्रशासक और सैन्य अफसर उच्च प्रांतीय वर्गों से होते थे। इनका एक नया सम्राट वर्ग बन गया जो कि सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था, ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। रोमन साम्राज्य में शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई हेतु प्रयुक्त कंटेनरों को क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था एम्फोरा। कौन सा रोमन सम्राट ऑगस्टस नाम से जाना जाता था? तो ये जाता था ऑक्टेवियन। 43, किस रोमन सम्राट ने प्रिंसिपेट की स्थापना की थी? तो ये की थी ऑगस्टस ने। क्वेश्चन नंबर 44, विंदोनिसा स्थित रोमन छावनी की रंगशाला जिसका प्रयोग सैन्य कवायद और सैनिकों के मनोरंजन के आयोजन हेतु किया जाता था, तो विंदोनिसा जो वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो ये वर्तमान में स्विट्जरलैंड में स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी ने किस रोमन नगर को अपने लावे में दफन कर लिया था? तो ये कर लिया था पोम्पेई को। किस विद्वान की मृत्यु विसुवियस ज्वालामुखी फटने से हुई थी? तो ये प्लिनी की। रोमन साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था त्राजान के समय में। किस रोमन सम्राट ने 100 प्रांतों में साम्राज्य का पुनर्गठन किया? तो ये किया था डायोक्लिशियन ने। किस वर्ष रोमन साम्राज्य के सभी मुक्त निवासियों को रोमन नागरिक का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया 212 ईस्वी में। किस वर्ष कार्थेज के साइप्रस वासी बिशप को मृत्युदंड दिया गया? तो ये दिया गया 258 ईस्वी में। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।